कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे और अपने अ, परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एनसीईआरटी और मध्य प्रदेश बोर्ड के 9th क्लास के चैप्टर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि पूरे सॉल्यूशन के साथ पूरे पाठ का सॉल्यूशन है इसमें। तो चलो दोस्तों, इसको पढ़िए, आप लोग हमारे साथ अध्ययन करिए। तो हमारे क्या है, क्या हमारे पास के आसपास के जो पदार्थ हैं, क्या वो शुद्ध हैं? ये हमारे पाठ का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो चलिए, आपके पाठ के अंतर्गत जो क्वेश्चन रहते हैं बीच बीच में देते हैं अभ्यास के लिए, तो उनके बारे में हम लोग पहले अध्ययन करते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है तथा जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। सममांगी मिश्रणों की बनावट समान होती है, जबकि विषमांगी मिश्रणों में अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। सममांगी मिश्रण की बनावट प्रत्येक स्थान पर समान होती है। अब विषमांगी मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। उदाहरण के लिए, नमक या चीनी का जल में विलयन, मिश्र धातु, हवा। और इस विषमांगी का हो गया नमक में लोहे की छीलन, दोनों अलग अलग एक भौतिक गुण दिखाई देते हैं। जल एवं तेल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण देख लीजिए आप लोग, जल के ऊपर तेल तैरता रहता है। निलंबन, विलयन, निलंबन, कोलाइडी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? विलयन, निलंबन एवं कोलाइडी में भिन्नता जो है दोस्तों, तो देखिए, तो विलयन, निलंबन एवं कोलाइडी में हम लोग देखते हैं, विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है और कोलाइडी एक विषमांगी विलयन होता है। मतलब कि विलयन जो होता है उसमें एक ही प्रकार के तत्वों की समानता होती है, एक निश्चित औसत या मात्रा में होते हैं, परंतु निलंबन विषमांगी होता है, इसमें कोई निश्चित अनुपात में नहीं होता, एक समान भौतिक गुण वाले या रासायनिक गुण वाले तत्व नहीं होते हैं। दूसरा देखेंगे दोस्तों, इनमें इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको आँखों से नहीं देखा जा सकता है। पर निलंबन में क्या होता है, इनके कणों का आकार बड़ा होता है तथा उन्हें हम आँखों से देखा जा सकता है। कोलाइडी में इनके कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है, इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन इनके कण प्रकाश की किरणों में को नहीं फैलाते हैं, इसके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा उनके मार्ग में दृश्य बनाते हैं। इनके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, ये भी। और जो आपका विलयन होता है, शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, अतः ये स्थायी होते हैं। परंतु जो आपका कोलाइडी होता है, इसमें कण प्रकाश की किरणों में फैला देने शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः ये स्थायी नहीं होते। शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः ये स्थायी होते हैं। इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, इनको छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, इनको अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान की सांद्रता प्राप्त कीजिए। क्योंकि सोडियम क्लोराइड कितना दिया है, 36 ग्राम दिया है, और 100 कितना दिया है, 100 ग्राम जल दिया है, तो इसको जोड़ेंगे तो 136 ग्राम हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, 293 की अभिसांद्रता पर इसको वो करते हैं, तो जिससे इसकी सांद्रता आती है दोस्तों 26.47%। पेट्रोल, मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं, के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 अंश सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को पृथक करना, पेट्रोल एवं मिट्टी के मिश्रण को हम आसवन विधि के द्वारा ही पृथक करेंगे। इनके क्वथनांकों में बहुत कम, मतलब 25 अंश सेल्सियस से अधिक का अंतराल होता है। विधि, पेट्रोल एवं मिट्टी के तेल के मिश्रण का एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, इसमें थर्मामीटर लगाते हैं, मिश्रण को धीरे धीरे सावधानीपूर्वक गर्म करते हैं और थर्मामीटर पर पाठ्यांक का अवलोकन करते हैं। पेट्रोल बाष्पीकृत होता है तथा संघनन द्वारा संघनित होकर बाहर एक बर्तन में एकत्रित हो जाता है। थर्मामीटर का तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण पेट्रोल पृथक नहीं हो जाता है। ग्राहक बर्तन को अलग कर देते हैं और मिश्रण को गर्म करना बंद कर देते हैं। शेष मिट्टी का तेल फ्लास्क में रह जाता है। इस प्रकार से हम मिश्रण से
पेट्रोल और मिट्टी का तेल को अलग करते हैं। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दीजिए। दही से मक्खन का अपकेंद्रण के विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। देखते हैं आप लोग सामान्य तौर पर गाँवों में कि दूध मक्खन को हम मथते हैं, जिससे अपकेंद्रण विधि के द्वारा जो होता है मक्खन से घी अलग हो जाता है। समुद्री जल से नमक को किस प्रकार से पृथक किया जाता है? समुद्र को जो जल होता है दोस्तों, उसको हम जो जल में नमक की मात्रा, लवण की मात्रा घुली होती है, उसका हम बाष्पन करते हैं, जिससे जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और हमारा नमक बच जाता है। नमक से कपूर का अलग करना। नमक से कपूर को अलग करने की विधि होती है दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा पदार्थों को अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो पेड़ का कटना होता है दोस्तों, क्या होता है? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? ये भौतिक। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो गया। जल का उबलकर वाष्प में बनना भी एक भौतिक परिवर्तन में आता है दोस्तों। और जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन। फलों में सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन होता है। अलमारी में जंग लगना ही भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना था, इसका हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस को विघटित करना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। लकड़ी और कागज का जलना क्या है? ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का होता है, जिसके द्वारा लकड़ी और कागज जलते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों का मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न कीजिए। तो आप लोग इसको करिए दोस्तों। देखिए पाठा के जो प्रश्न हैं उनको और देखते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन में आप इन्हें किन विधियों के द्वारा इसको पृथक्करण कर सकते हैं? तो देखिए सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए क्या है? बाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण के द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। अमोनिया क्लोराइड क्या है दोस्तों? अमोनिया क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए विधि होती है दोस्तों, वो होती है ऊर्ध्वपातन। क्या होती है? ऊर्ध्वपातन। किसके द्वारा करते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा करते हैं। पातन के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों? धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने के में कौन से छान कर हम इसको इंजन ऑयल को छान कर हम इसको अलग कर सकते हैं। दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को हम लोग मंथन विधि या अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग करते हैं दोस्तों। किसके द्वारा करते हैं? अपकेंद्रण के द्वारा हम लोग दही से मक्खन को अलग करते हैं। जल से तेल निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। जल से जो दूध को हम पृथककारी कीप के द्वारा इसको अलग करते हैं। फिर चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए हम छानन विधि का उपयोग करते हैं, छान के करते हैं इसको। और बालू में लोहे के पिनों को पृथक करने के लिए हम लोग चुम्बकीय विधि के द्वारा इसको अलग करते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए हम मिश्रण को हवा में उड़ाते हैं। जो भारी चीज़ होती है तो वो नीचे बढ़ जाती है, और जो कुछ हल्के होते हैं वो कुछ दूर जाके गिरते हैं। पानी में तैरते हुए महीन बालू के कणों को पानी से अलग करने के लिए क्या छानन विधि के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ने के विभिन्न रंजकों को पृथक करने की विधि जो होती है दोस्तों, वो होती है क्रोमैटोग्राफी। पेपर के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलन या घुलनशीलता, घुले, फिल्टर, अवशेष पदार्थों का प्रयोग करें। चाय तैयार करने के लिए विभिन्न चरण हैं। चाय बनाने वाले बर्तन में आप आवश्यक मात्रा में जल या विलायक के रूप में उसे चूल्हे पर रखकर गर्म करते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार चाय की पत्ती डालते होंगे जो अघुलनशील होती है, तथा गर्म करने पर उसका आर्क या रंग पानी में छोड़ने लगता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार दूध को मिलाते हैं जो विलेय होता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक, और जिसकी मात्रा कम उसे विलेय कहते हैं। इसके बाद आवश्यकता अनुसार शक्कर डालते हैं जो कि घुलनशील होने के कारण मिश्रण में घुल जाती है। चाय के मिश्रण को अच्छी तरह खौलाते हैं। चाय के मिश्रण को एक छन्नी द्वारा छान लेते हैं, जिससे घुले बर्तन में छन कर आ जाता है तथा अवशेष चाय की पत्ती छन्नी के अंदर रह जाती है। इस प्रकार प्राप्त चाय में चीनी, दूध, चाय पत्ती का अर्क का विलयन होता है।
प्रज्ञा ने 4 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं के विभिन्न तापमान पर जांच तथा आगे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त परिणामों में 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, अगली तालिका को दर्शाइए। तो 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा कि चूंकि तालिका के अनुसार 313 केल्विन पर 100 ग्राम को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा 62 ग्राम है, इसीलिए उसके उच्च तापमान 50 ग्राम जल में संतृप्त विलयन बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यक मात्रा 62,100 × 50 बराबर 30 ग्राम। पोटेशियम नाइट्रेट की अभिष्ट मात्रा 31 ग्राम होती है। क्योंकि 553 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड की विलेयता पोटेशियम क्लोराइड के 353 के पर बने संतृप्त विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा करने पर पोटेशियम क्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा विलयन में नीचे बैठ जाएगी। 293 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की जो घुलनशीलता होती है 32, आप लोग सूत्र जानते होंगे, 32 × 100 और 100 + 32 बराबर 32,000, इतना बराबर हो जाएगा आपका 24.24% हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा दोस्तों। निम्न की उदाहरण से व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइडी और निलंबन। तो संतृप्त विलयन, जब किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलेय को घोला जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस विलायक में विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। इस प्रकार प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। शुद्ध पदार्थ, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण तांबा, सोना, कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनिया क्लोराइड, कॉपर सल्फेट आदि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कोलाइडी, जब किसी विलयन में विलेय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों में आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन या कोलाइड कहते हैं। उदाहरण दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि। निलंबन, अद्विष्मांगी विलयन जिनमें विलेय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। उदाहरण मिट्टी युक्त गंदा पानी, चाक का घोल आदि। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छन्नी हुई चाय। तो सममांगी मिश्रण सोडा जल, वायु, छनी हुई चाय, सिरका, विषमांगी मिश्रण एवं लकड़ी, मिट्टी। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। हम दिए हुए रंगहीन द्रव का क्वथनांक ज्ञात करेंगे। यदि क्वथनांक 100° या 373 केल्विन आता है तो दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध है, अन्यथा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो इसमें से शुद्ध पदार्थ है दोस्तों जो एक ही प्रकार के पदार्थों से बना होता था, बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला और सोडा जल। तो जो इसमें विलयन है दोस्तों वायु एवं सोडा जल है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च का विलयन। दूध एवं स्टार्च का विलयन जो होता है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी का तेल, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु और साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। इनमें से जो तत्व है दोस्तों जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते थे, तत्व कहते थे। तत्व होता है सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन। यौगिक होता है ऐसे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका एक सभी का एक अनुपात होता है। जैसे मीथेन का CH4 हो गया तो इसमें 1:4 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया तो इसमें भी 1:2 हो गया। तो इसमें एक निश्चित अनुपात होता है। मिश्रण में किसी भी अनुपात का ध्यान नहीं होता है, जिसको जितनी मात्रा में मिलाना हो मिला दीजिए,
वही होता है मिश्रण। आप तो मिश्रण में आपका मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त आएगा। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधे की वृद्धि क्या हो गई? रासायनिक परिवर्तन हो गई। क्या हो गई? पौधे की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। और लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना ये भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाना ये भी एक आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, अब हम पाठ के जो अंत के क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये तो आपका सत्य है दोस्तों, क्योंकि एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ के यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं, नहीं, ये गलत है दोस्तों। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान होता है, हाँ ये सही है। निकिल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व द्वारा शुद्ध पदार्थों को हस्तांतरित किया जाता है, ये भी गलत है। मतलब कि आपका 1 और 3 जो है आंसर सही है। 1 और 3 सही है, इसका मतलब ये हुआ आपका डी सही है। चलिए देखते हैं। लोहे की बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। जो संक्षारण एक तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है। विलयन तथा यह भौतिक परिवर्तन है। संक्षारण तथा एक रासायनिक परिवर्तन है, हाँ ये सही है दोस्तों, सी नंबर। संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण है। क्या है? सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण समंगी तथा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, ये आपका आंसर होगा। आयोडीन का टिंचर पूर्तिरोधी गुण रखता है। यह विलयन को निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो ये एल्कोहल और आयोडीन को घोलने पर बनता है। किसको? एल्कोहल और आयोडीन को घोलने पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी समांगी प्रकृति है? बर्फ, लकड़ी, मृदा, वायु। तो इसमें होगा दोस्तों सी नंबर, जो कि 1 और 4 है। मतलब कि आपका बर्फ और वायु, इसका आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आपका डी नंबर। तो देखिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? तो जो निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो लोहा धातु का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। एक लोहा क्षण को मोड़ना ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। लोहे धातु का एक तार खींचना ये भी हो गया भौतिक परिवर्तन। तो मतलब दूसरे को छोड़ के, इसको छोड़ के सभी एक क्या हो गए आपके भौतिक परिवर्तन हो गए। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 मतलब सी नंबर आपका सही है। अब निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? तो इसमें आपको रासायनिक लकड़ी का क्षरण जो होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? लकड़ी का क्षरण जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका डिकम्पोज होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का दहन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का चीरना भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, ये नहीं होगा। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो इसके आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ए नंबर। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार 2 पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ ए बी बनाते हैं। 2a + b = a2b। निम्नलिखित में से कौन से इस कथन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में जो कथन सही नहीं है दोस्तों, तो इसमें 1, 3 और 4 सही हैं, 2 नंबर आपका गलत है। मतलब उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होता है, ये बस नहीं आपका है और बाकी सब सही हैं। तो इसका आपका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। 2 रासायनिक स्पीशीज हैं एक्स तथा वाई, आपस में संयुक्त होकर पी उत्पाद बनाते हैं, जिसमें एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित हैं। एक्स + वाई बराबर पी है। एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स, वाई तथा पी स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है? तो पी एक यौगिक है। एक्स तथा
वाई यौगिक हैं, एक्स तथा वाई तत्व हैं, पी एक निश्चित संगठन, मतलब इसका डी नंबर सही होगा दोस्तों। 1, 3 और 4 तो इसका सही होगा आपका पी एक यौगिक है, सही है। ठीक, फिर इसके बाद आपका एक्स तथा वाई एक तत्व है, ये सही है। पी एक निश्चित संगठन है, सही है, मतलब आपका आंसर डी सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अरुण ने जल में सोडियम क्लोराइड का 0.01% द्रव्यमान विलयन बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का सही संगठन व्यक्त करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि हमको 100% सी नंबर होगा, क्योंकि हमको 100% बनाना है। तो 0.01 ग्राम NaCl प्लस 99.99 ग्राम जल हम लेंगे, तब हमारा 100% बनेगा, तो हमारा सी नंबर सही होगा। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं दोस्तों। कोलाइडी क्या होता है? कोलाइड एक विषमांगी क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसके अवयवों को इस तकनीकी जिसे अपकेंद्रण जाना जाता है के द्वारा पृथक किया जा सकता है। बर्फ जल तथा जल वाष्प भिन्न दिखते हैं तथा भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बर्फ ठोस होता है, जल द्रव के रूप में होता है, और जल वाष्प जो होती है वो क्या होती है? आपकी हवा के रूप में होती है। परंतु ये रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। एक पृथककारी कीप में जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण लेकर मिश्रित किया गया तथा कुछ समय के लिए अविक्षुब्ध अवस्था में छोड़ दिया। पृथककारी कीप में दूसरी सतह जल तथा निचली सतह क्लोरोफॉर्म की होगी। तो क्या होगा? यहाँ पे जल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों जिनमें क्वथनांकों में 25 केल्विन से कम अंतर है के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसको किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा। प्रभाजी आसवन के द्वारा। कुछ बूंद दूध युक्त जल में सूर्य का प्रकाश गुजारने पर वह नीली झलक दर्शाता है। यह दूध के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन किसके द्वारा? दूध के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता था। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि दूध एक कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइडी विलयन है। प्रदर्शित के दूध एक कोलाइडी विलयन है। मिश्रण एक क्या होता है दोस्तों? सममांगी विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है। बर्फ जल और जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक गुण समान होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों सही जोड़ी। अघुलनशील पदार्थ जो होता है कौन सा है? अघुलनशील पदार्थ दोस्तों क्या है आपका? अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसके लिए हम देखते हैं ये तो गड़बड़ा गया। अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण कहलाएगा आपका अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन।
तो अघुलनशील पदार्थों, चलिए दोस्तों इसको हम बाद में देखेंगे। सत्य सत्य देखते हैं। जल में नमक के घोल का घोल निलंबन होता है। जल में नमक का घोल निलंबन होता है। क्या होता है? जल में नमक का घोल निलंबन होता है। ये असत्य है दोस्तों। एरोसॉल एवं कोलाइडी विलयन का प्रकार होता है। ये सत्य है। नमक एवं गंधक के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। असत्य है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। सत्य है। कांच की बोतल को टूटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये जो है दोस्तों आपका असत्य है। ये सत्य है और आपका ये असत्य है। ये सत्य है, ये असत्य है। ये सत्य है, ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब एक शब्द में उत्तर देखते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कणों से बने हुए पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। उस यंत्र का नाम बताया जिसके द्वारा दूध से क्रीम को पृथक किया जाता। अब केंद्रीय यंत्र। नमक एवं आयोडीन के मिश्रण को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि। आसुत जल को किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? आसवनी विधि के द्वारा हम आसुत जल प्राप्त कर सकते हैं। जब लोहे को छीलन को गंधक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो एक काला यौगिक बनता है। इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। उदाहरण चीनी, नमक, जल में घोल, हवा, वायु, मिश्र धातुएं। ऊर्ध्वपातन से क्या समझते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थों का उदाहरण दीजिए। ऊर्ध्वपातन कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ जैसे उदाहरण के लिए फिर आयोडीन और कपूर आदि आते हैं। क्रोमैटोग्राफी से क्या समझते हैं? क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलयन में घुले होते हैं। क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। भौतिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है तथा नया पदार्थ बनता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मिश्रण से क्या समझते हैं? मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अनिश्चित मात्रा में अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। उनके अवयव उसमें विद्यमान रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तत्व को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, धातु, उपधातु और अधातु। वाष्पन द्वारा नमक को उसके विलयन से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई अन्य तकनीक सुझाइए। नमक को उसके विलयन से पुनः प्राप्त करने के लिए दूसरी तकनीक आसवन विधि है। इसमें नमक के घोल को आसवन फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं। वाष्पन के बाद जल संघनित होकर ग्राहक को एकत्रित हो जाता है एवं नमक फ्लास्क में रह जाता है। समुद्री जल को समांगी तथा साथ ही विषमांगी मिश्रण के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। समुद्री जल में घुलनशील लवण घुले रहते हैं इसलिए यह एक समांगी मिश्रण होता है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ अविलेय अशुद्धियां भी मिश्रित होती हैं, इसलिए इन्हें विषमांगी मिश्रण के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। नमक के विलयन को जल से तनु करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एसीटोन क्वथनांक 56 अंश सेल्सियस मिला दिया।
एसीटोन को पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या तकनीक अपना सकते हैं, इसके लिए विकल्प को औचित्य दीजिए। एसीटोन को पुनः प्राप्त करने के लिए हम आसवन तकनीक को अपनाएंगे, क्योंकि एसीटोन एवं नमक के विलयन में क्वथनांकों में 25 अंश सेल्सियस से अधिक का अंतर होता है। इसमें एसीटोन आश्रित होकर ग्राहक पात्र में एकत्रित हो जाएगा तथा नमक का घोल अथवा आसवन फ्लास्क में बचा रह जाएगा। समझाइए, अविक्षुब्ध अवस्था में कोलाइडी विलयन के कण तल पर क्यों नहीं बैठते, जबकि निलंबन की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। कोलाइडी विलयन एक स्थायी विलयन है तथा इसमें प्राप्ति कण बहुत छोटे होते हैं, जबकि निलंबन अस्थायी होता है तथा इसके कण बड़े होते हैं। इसलिए अविक्षुब्ध अवस्था में कोलाइडी विलयन के कण तल पर नहीं बैठते, जबकि निलंबन के कण बैठ जाते हैं। धुआं तथा कोहरा दोनों एरोसॉल है, ये किस प्रकार से भिन्न है। धुएं में ठोस कण वायु में प्रक्षिप्त होते हैं, जबकि एरोसॉल में द्रव के कण वायु में प्रक्षिप्त होते हैं। अर्थात धुआं ठोस का गैस में कोलाइड तथा कोहरा द्रव का गैस में कोलाइड होता है। निम्नलिखित को भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में वर्गीकृत। स्टील के एक नमूने का संगठन 98% आयरन, 1.5% कार्बन तथा 0.5% अन्य तत्व हैं। तो इसमें भौतिक गुण जिंक हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है, इसका हो जाएगा रासायनिक गुण। धात्विक सोडियम पर्याप्त मुलायम होता है, जिसे चाकू से द्वारा काटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक गुण। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल के अन्योन्य क्रिया कर क्षारक बनाते हैं, हो जाएगा रासायनिक गुण। निम्नलिखित चित्र को दो संघनित्र ए बी दिए गए हैं। आसवन उपकरण में कौन सी नली अधिक प्रभावी होगी। संघनित नली अधिक प्रभावी रहेगी, क्योंकि उसके अंदर रुकावट होने से अधिक क्वथनांक का द्रव भी वाष्प संघनित होकर नीचे आ जाएगा। इसके द्वारा 25 अंश सेल्सियस से कम अंतर के क्वथनांक वाले द्रवों को पृथक किया जा सकता है। आपको ए तथा बी चिन्हित जल के दो नमूने दिए गए हैं। नमूने ए 100 अंश सेल्सियस पर उबलता है, जबकि नमूना बी 102 अंश सेल्सियस पर उबलता है। जल का कौन सा नमूना 0 अंश सेल्सियस पर नहीं जमेगा, तो इसके लिए आपका 0 अंश सेल्सियस पर नहीं जमेगा। बी नंबर 1.2 अंश सेल्सियस पर जो गर्म होता है। जल का नमूना जो है 0 बी होगा, 0 अंश सेल्सियस पर नहीं जमेगा, क्योंकि यह अशुद्ध जल का नमूना है, इसलिए 102 अंश सेल्सियस पर उबलता है। अशुद्ध जल का गलनांक 0 अंश सेल्सियस से कम होता है। आभूषण बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण में कॉपर अथवा सिल्वर को मिश्रित करने पर उसे क्या अनुकूलन गुण प्राप्त होते हैं। उसकी दृढ़ता और अधिक हो जाती है, इसीलिए आभूषण मजबूत एवं टिकाऊ बनते हैं। हम पृथककारी कीप का उपयोग कर जल में घुलित एल्कोहल पृथक कर सकते हैं। यदि हाँ तो प्रक्रम का वर्णन कीजिए, यदि नहीं तो समझाइए। पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पृथककारी कीप का उपयोग दो अधिक अमिश्रण अघुलनशील द्रवों को पृथक करके उसके मिश्रण को पृथक करने में कर सकते हैं। चुकंदर तथा गन्ने से प्राप्त सुक्रोज के क्रिस्टलों को मिश्रित किया गया है, क्या यह एक शुद्ध पदार्थ है अथवा मिश्रण, इसके उदाहरण दीजिए। उपयुक्त मिश्रित पदार्थ शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसके अवयवों को सामान्यतः भौतिक तकनीक से पृथक नहीं किया जा सकता है। चलिए पृथक्करण तकनीकी समझाइए। जिनकी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मिश्रणों को पृथक करने हेतु आवश्यकता होगी। पारा तथा जल। इस मिश्रण को पृथक करने के लिए पृथककारी की विधि या वाष्पन विधि या आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड मिश्रण को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातज विधि का प्रयोग करते हैं। सामान्य नमक तथा जल तथा रेत मिश्रण को पहले छानते हैं। रेत अवशेष के रूप में तथा नमक या विलयन छन्नी के रूप में प्राप्त होता है, जिससे वाष्पन से नमक मिल जाता है। पृथककारी कीप द्वारा नमक के घोल को करेसून तेल से अलग करते हैं, फिर नमक के घोल को वाष्पन द्वारा नमक से पृथक कर देते हैं। आप क्या प्रेक्षित करेंगे जब 60 अंश सेल्सियस पर बने पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को सामान्य ताप पर ठंडा होने दिया जाता है, तो विलयन के तली में जो अतिरिक्त पोटेशियम क्लोराइड कण एकत्रित हो जाते हैं। शक्कर के जलीय विलयन को सूक्ष्म तथा गर्म किया जाता है, पात्र में ठोस शक्कर बच जाती है। लोहा छीलन तथा सल्फर के चूर्ण को तीव्र गर्म किया जाता है, काला पदार्थ लोहा सल्फाइड बन जाता है।
निम्नलिखित से संबंधित प्रक्रम का नाम लिखिए। सूक्ष्म बर्फ को सामान्य तापमान तथा वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। एक गिलास में रखे जल के सतही पर स्याही की एक बूंद डालने पर वह जल के चारों तरफ फैल जाती है। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण है आपका हम प्राप्त कर उत्पादों का अम्लीय एवं क्षारीय। देखिए क्या होता है। एक गिलास में जल की सतह पर स्याही की एक बूंद डालने पर वह जल के चारों तरफ फैल जाती है। तो इसके लिए होगा विसरण। एक क्रिस्टल है, उसमें विलोडित करते हुए जल मिलाते हैं तो क्या होगा? क्रिस्टल के विसरण या विलयन होगा। एसीटोन की बोतल पर खुला छोड़ने पर बोतल रिक्त हो जाती है। दूध से क्रीम निकालने के लिए इसका मंथन किया जाता है। रेत तथा जल के मिश्रण को कुछ समय के लिए अभिक्षुब्ध अवस्था में छोड़ने से रेत तली पर बैठ जाती है। अंधेरे कमरे में सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश करते हुए महीन प्रकाश की किरण उसके पथ में उपस्थित कणों को प्रदीप्त कर देता है, जिसके लिए होगा आपका वाष्पन या वाष्पीकरण विसरण। अपकेंद्रण तलछट पर अवसादन टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे हमें छोटे कण दिखाई दे जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या है? यह एक भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन है। क्या दिया? कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या है? एक भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन है। उपयुक्त विधि से प्राप्त उत्पादों में आप क्या अम्लीय तथा क्षारीय विलयन बना सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है। हाँ, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, हम प्राप्त उत्पादों का अम्लीय एवं क्षारीय विलयन बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण है CaO कैल्शियम ऑक्साइड का प्लस H2O, तो हो गया CaOH का होल टू, ये क्षारीय हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल CO2 प्लस H2O को मिलाने पर H2CO3 अम्लीय पदार्थ बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पर बनता है। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा तथा विद्युत की अपचालक होती हैं। ये चमकदार, ध्वनिक, आघात वर्धनी नहीं होती हैं, परंतु रंगीन होती है। एक चमकदार अधातु का नाम लिखिए। एक चमकदार अधातु का नाम है क्या होता है? चमकदार अधातु का नाम होता है आयोडीन। एक सामान्य ताप पर द्रव के रूप में उपस्थित एक अधातु का नाम लिखिए ब्रोमीन। एक अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक है। अपरूप का नाम बताइए। ग्रेफाइट। एक अधातु का नाम दीजिए जो सर्वाधिक यौगिक बनाने के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन के अतिरिक्त अपरूपता दर्शाने वाले के एक धातु का नाम दीजिए, तो इसका नाम है ऑक्सीजन। सल्फर अपरूप बनाता है सल्फर। दहन के लिए आवश्यक एक अधातु का नाम बताइए। ऑक्सीजन। निम्न पदार्थ के तत्वों को मिश्रणों तथा यौगिकों में वर्गीकृत कीजिए। Cu कॉपर को हम तत्व है। Zn जिंक, O2 और F2 Hg हीरा, ये क्या हो गए? आपके तत्व हो गए। मिश्रण हो गया रेत NaCl लकड़ी, और यौगिक है H2O और CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं? इनमें से जो पदार्थ हैं दोस्तों, उनमें से यौगिक जो नहीं है क्लोरीन गैस, आयरन, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन और सल्फर चूर्ण। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत। धूप में सड़ का सुखाना, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। रेडिएटर के ऊपर गर्म वायु का उठना, ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। और लालटेन में केरोसिन का जलना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। नींबू रस मिलाने पर काली चाय का रंग परिवर्तित होना, ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध, दही, क्रीम का मथना, ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा अत्यधिक तन्य है। आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व में आप अन्य किन अभिलक्षणों के पाए जाने की आशा करते हैं? इस तत्व के अभिलक्षण: यह आघात वर्धनी, अर्थात इसको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। यह एक चमकीला है।
आपके परिवेश में प्रेक्षित टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण दीजिए। टिंडल प्रभाव के उदाहरण: किसी छेद में या रोशनदान से जब सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश करते हैं तो एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी वायु डाली जाती है तो वायु के टॉर्च में रोशनी का पथ चमकता दिखाई देता है। रात्रि के को वाहन की हेडलाइट की रोशनी में टिंडल का प्रभाव दिखाई देता है। मिश्र धातु को आप किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे? 1 विलयन हमेशा द्रव होता है। टिप्पणी कीजिए, क्या 1 विलयन विषमांगी हो सकता है? मिश्र धातु को हम विलयन या समांगी मिश्रण वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे क्योंकि इसका संगठन सर्वत्र समान है। नहीं, क्योंकि ठोस विलयन तथा गैसीय विलयन संभव है। नहीं, क्योंकि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। लोहा, छीलन या सल्फर को आपस में मिश्रित कर ए तथा बी 2 भागों में बांटा गया। भाग ए को तेज गर्म किया गया जबकि भाग बी को गर्म नहीं किया गया। दोनों भागों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया। दोनों परिस्थितियों में गैस निकली। इन उत्सर्जित गैसों को आप कैसे पहचानेंगे? भाग एक को तीव्र गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके रंगहीन सड़े हुए अंडों की गंध वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालता है। जबकि बी में लोहे की छीलन होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके रंगहीन गंधहीन हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इस प्रकार गंध के आधार पर दोनों गैसों की पहचान करेंगे। स्याही को निर्मित करने वाले रंजकों को एक मिश्रण को एक बालक पृथक करना चाहता है। उसके छन्ना पात्र पर स्याही की एक पंक्ति चिन्हित की तथा जल युक्त कांच के जार में छन्ना पत्र के निम्नानुसार रखा। छन्ना पत्र के शीर्षक के निकट जल पहुंचने पर छन्न पत्र को बाहर निकालता है। क्या आप देखने की आशा करते हैं कि यदि स्याही 3 भिन्न रंगीन यौगिक रखती है? हम छन्ना पत्र पर विभिन्न 3 रंगों के धब्बे देखते हैं। बालक द्वारा प्रयोग में ली गई तकनीक का नाम लिखिए। बालक द्वारा प्रयोग में लाई तकनीक क्रोमेटोग्राफी है। इस तकनीक का एक अन्य अनुप्रयोग लिखिए। रक्त के नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए हम इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी के एक समूह ने जूते का एक पुराना डिब्बा लिया तथा उसमें सभी पार्श्व काले कागज के ढक दिए। इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक प्रकाश स्रोत लगा दिया तथा दूसरे पार्श्व पर प्रकाश को देखने के लिए एक अन्य छिद्र किया। उन्होंने चित्रानुसार दूध के नमूने को एक बीकर पात्र में लेकर बक्से में रखा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बीकर में लिया गया दूध प्रदीप्त करता है। उन्होंने इस क्रियाकलाप को नमक का विलयन लेकर करने का प्रयास किया परंतु उसमें प्रकाश समान रूप से निकल गया। मतलब समझाइए कि दूध क्यों प्रदीप्त है। इसकी परिघटना का नाम लिखिए क्योंकि इसमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। नमक के विलयन का समान परिणाम प्रेषित नहीं हुआ। क्यों? समझाइए क्योंकि वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या आप दूध के विलयन द्वारा दर्शाए गए प्रभाव के समान से प्रदर्शित करने वाले 2 अन्य विलयनों के नाम सुझा सकते हैं? जी बिल्कुल, वायु, कोहरा और धुआं। एक प्रयोग के दौरान विद्यार्थी को जल में शक्कर का विलयन 10% बनाने के लिए कहा गया। रमेश ने 10 ग्राम शक्कर को 100 ग्राम जल में घोला जबकि सरिका ने 10 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया। क्या दोनों विलयन समान सांद्रता के हैं? नहीं। दोनों विलयनों का भार प्रतिशत की तुलना कीजिए। तो रमेश के विलयन की सांद्रता 9.09% है जबकि सरिका के विलयन का सांद्रता 10% है। इस प्रकार सरिका के विलयन की सांद्रता अभिष्ट है। 100 ग्राम जल में 20% विलयन बनाने के लिए आवश्यक सोडियम सल्फेट का द्रव्यमान परिचालन कीजिए। मान लीजिए कि आवश्यक सोडियम सल्फेट का द्रव्यमान x ग्राम है तो 100 ग्राम बराबर 20x प्लस 2000 तो बराबर 80 ग्राम। x बराबर 200 ग्राम तो मतलब x बराबर 25 ग्राम। सोडियम सल्फेट की जो आवश्यक मात्रा होगी वो हो जाएगी आपकी 25 ग्राम। क्योंकि हम इसका पक्षांतरण करेंगे दोस्तों जब तो 100 माइनस 20 x बराबर हो जाएगा आपका 80x तो और 2000 में हम जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 25 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। मिश्रण में यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट निम्नलिखित है। 2 या अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं।
मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, इसमें गुणधर्म घटकों के गुणधर्म से सदैव भिन्न होते हैं। इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। एक अध्यापक ने 3 ABC विद्यार्थियों को 50% द्रव्यमान आयतन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन बनाने के लिए निर्देश दिया। ए ने 50 ग्राम NaOH 100 ml जल में घोला, बी ने 50 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोला, जबकि सी ने 50 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 ml बनाया। तो विलयन में उन्हें किसके वांछित विलयन बनाया, क्योंकि किसी विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान एवं विलयन का आयतन चाहिए, लेकिन ए के विलयन में विलायक का आयतन 100 ml तथा बी के विलयन में विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है तथा दोनों के विलयन की विलेयता 50 ग्राम है, अतः इनके विलयन वांछित सांद्रता में विलयन नहीं है। सी ने अपना विलयन बनाने के लिए द्रव्यमान 50 ग्राम तथा तैयार विलयन का आयतन 100 ml दिया, अतः सी ने वांछित सांद्रता 50% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का विलयन बनाया। सममांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण का उदाहरण सही समझाइए। सममांगी मिश्रण की बनावट प्रत्येक स्थान पर समान होती है। उदाहरण के लिए नमक या चीनी के जल में विलयन, मिश्र धातु, हवा आदि। विषमांगी मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। उदाहरण नमक और लोहे के छीलन का मिश्रण, जल एवं लोहा का मिश्रण। निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले प्रत्येक मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए। इन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि सुझाइए। एक वाष्पशील एवं एक अवाष्पशील अवयव वांछित उदाहरण को पृथक करने विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्वथनांक में 25 ग्राम तथा उसके कम अंतर वाले मिश्रण द्रवों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त विधि प्रभाजी आसवन है। आसवन उपकरण में कौन सा भाग इसे दक्ष बनाता है तथा सामान्य आसवन के अधिक प्रभावशील चित्र बनाकर दिखाइए। प्रभाजी आसवन के उपकरण के प्रभाजी कालम इस दक्ष बनाता है, क्योंकि इसके अंदर शीशे के गुटके भरे होते हैं जो वाष्प को ठंडा और संग्रहित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। आपको रेत, लोहे के छीलन, अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड युक्त मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण से इन अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। दिए गए अवयव को पृथक करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम मिश्रण को एक पात्र में रखकर उसमें चुंबक घुमाता है, जिससे लोहे के छीलन पृथक हो जाते हैं। उन्हें चुंबक से पृथक करके अलग रख देते हैं। मिश्रण में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्ध्वपातित अमोनिया क्लोराइड को पृथक कर लेते हैं। शेष मिश्रण को जल में घोलते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील होने के कारण घुल जाता है तथा नीचे बैठ जाता है। इस विलयन को फिल्टर पेपर से छानते हैं, जो रेत के फिल्टर पेपर पर ऊपर अवशेष के रूप में बचता है। नमक सोडियम का विलयन फिल्ट्रेट के रूप में बीकर में एकत्रित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के विलयन को जल गर्म करते हैं, जिससे वह जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता था, सोडियम क्लोराइड शेष रह जाता है। आपके अध्यापक द्वारा नैप्थलीन तथा अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण दिया गया। इसको पृथक करने की प्रक्रिया को निम्नांकित चित्र द्वारा सुझाइए। नैप्थलीन एवं अमोनिया क्लोराइड के पृथक मिश्रण को पृथक करना। अमोनिया क्लोराइड जल में विलेय होता है तथा नैप्थलीन अविलेय मिश्रण को एक बीकर के पानी में घोल लेते हैं, जिससे अमोनिया क्लोराइड तो घुल जाता है लेकिन नैप्थलीन नहीं घुलता। मिश्रण को छन्नक पत्र फिल्टर पेपर से चित्रानुसार उपकरण को तैयार करके छान लेते हैं, जिससे अमोनिया क्लोराइड का विलयन नीचे बीकर में एकत्रित हो जाता है। नैप्थलीन अवशेष के रूप में फिल्टर पेपर पर एकत्रित हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।